हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक जनरल रिएक्शन जो है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को समझने के लिए हम एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कंसिडर करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्टली आपने क्या करना है बेटा, कंसिडर अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर रिएक्शन दिख रही है, जनरल रिएक्शन ले रहे हैं हम रिवर्सिबल A प्लस बी गिव्स, यानी साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी दिखा रहे हैं हम यहाँ पे इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन में। C प्लस D प्रोडक्ट्स, यानी रिएक्टेंट्स A और B हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे पास C और D हैं। अब यहाँ पे देखिए ये K1 K2 क्या है हमारे पास। अभी हमने लास्ट लेक्चर में आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो है लास्ट लेक्चर में, नहीं सॉरी इसी लेक्चर में हम आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो है वो कॉन्सेप्ट देंगे। लेकिन फिलहाल आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि ये जो साइन है यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी का, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का साइन है और ये बैकवर्ड रिएक्शन का साइन। तो जब रिएक्शन बेटा फॉरवर्ड होगी, जब ए और बी कंबाइन होके प्रोडक्ट्स करेंगे तो ये हम K1 कंसिडर करेंगे उसके साथ, और जब C और D बैक वापस रिवर्स होके ए और बी करेंगे तब हम इसके साथ K2 यहाँ पे मानेंगे। ये मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो फिलहाल हमने एक जनरल केमिकल रिएक्शन जो है वो कंसिडर की है यहाँ पे। नाउ बाय यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन वी हैव। अब जैसे कि आपको लॉ ऑफ मास एक्शन मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है बेटा, तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता क्या है, ज़रा वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप से पूछिए कि लॉ ऑफ मास एक्शन आपको क्या समझ में आया। तो फटाफट से आपको याद आएगा कि वो होता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, या रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स, ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे बेटा अब हम देखो बताएंगे, मैंने ये K1 और K2 करके जो यहाँ पे बात बताई है, तो हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का यहाँ पे बताएंगे लॉ ऑफ मास एक्शन यूज करके। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, एज पर लॉ ऑफ मास एक्शन ही हमको ये भी कहना है। तो फॉरवर्ड एक्शन के साथ हमारे पास जो है वो K1 लिखा हुआ है मैंने कांस्टेंट। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन इज इक्वल टू K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सिमिलरली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जब हम बैकवर्ड रिवर्स में जब हमारी रिएक्शन आएगी, C और D प्रोडक्ट जब डिसोसिएट होकर रिएक्टेंट्स करेंगे तो तब हम लिखेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो वो आ जाएगा, उसको मैंने लिखा है यहाँ पे, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू K2, ठीक है। K2 कांस्टेंट K को मैंने 2 से रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, 2 मीन्स बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D, K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। चलिए बेटा, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। अब हम यहाँ से आगे क्या बताएंगे ये आपने ध्यान देना। देखो वेयर K1 एंड K2, अब बताएंगे कि हमें मालूम है सर कि इसको हम यहाँ पीछे लॉ ऑफ मास एक्शन में पढ़े हैं, एक वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट, या जिसे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सिंपली कहते हैं। ये 1 2 यहाँ पे सिंपली है बेटा कि रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इसको बोलेंगे और K2 को बोलेंगे रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, वेयर K1 एंड K2 रिप्रेजेंट्स रेट कांस्टेंट्स फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस रेस्पेक्टिवली। एंड साथ ही साथ में यहाँ पे है बेटा, जैसे कि आप देख रहे हो फॉरवर्ड एक्शन में आपने देखा कंसंट्रेशन ऑफ ए, और फिर यहाँ पे आपने देखा रिएक्टेंट में फॉरवर्ड एक्शन वाली रिएक्शन में अपने रिएक्टेंट्स में कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, और वहाँ प्रोडक्ट में आपने देखा कि कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी है। यानी आप सिंपली कहेंगे कि रिएक्टेंट में अगर हम रिएक्शन फॉरवर्ड की बात करें तो रिएक्टेंट ए और बी हैं और प्रोडक्ट सी और डी हैं, और अगर बैकवर्ड रिएक्शंस की बात करें तो रिएक्टेंट सी और डी है और प्रोडक्ट ए और बी है। तो मैं जनरली आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जनरल सेंस से कि ए बी सी एंड डी का जो कॉन्सेंट्रेशन है स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिया हुआ यहाँ पे मैथमेटिकली, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स और इट इज इक्वल टू, दैट मीन्स इसका मतलब लिखा हुआ यहाँ पे हमने, इट मीन्स मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ बेटा रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रेस्पेक्टिवली। तो ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का क्या है यहाँ पे इस रिएक्शन 1 और 2 में क्या रिप्रेजेंट करता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट ए बी सी एंड डी मोलर कंसंट्रेशन, जैसे कि हम लॉ ऑफ मास एक्शन में भी ये बात पढ़े हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, एंड साथ में बता रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो भी हमने यहाँ पे समझना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेट कांस्टेंट से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे बनता है। लेकिन फिलहाल लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जो है, तो हम अब यहाँ पे बता रहे हैं ये सब बताने के बाद, नाउ एट इक्विलिब्रियम, जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है तो वहाँ पे क्या है, यही है लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम,
केमिकल इक्विलिब्रियम का यही एक लॉ है कि उस समय पे जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाती है, इक्विलिब्रियम इसमें डेवलप हो जाता है, तो तब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ROFR का मतलब क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो बेटा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर होता है। तो अभी आपको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में ऊपर मैंने बताया हुआ है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। तो हम लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह पे दिस इंप्लाइज K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की जगह लिखेंगे K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D। ओके, तो दिस देन एम्प्लॉयज, इसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको रीअरेंज करेंगे तो K1 अपॉन K2, देखिए ये आपका इक्वल है इसके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे K1, ये लेफ्ट साइड पे है, तो K2 को मल्टीप्लाई है C कंसंट्रेशन और D के साथ प्रोडक्ट पे, तो इसको हम यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड में, तो ये आके K1 को डिवाइड हो जाएगा। K1 अपॉन ये 2 नहीं है बेटा, ये K2 है, यहाँ पे आप K1 बाई K2 लिखेंगे, साथ में K भी लिखेंगे इसको साथ में, यहाँ पे मुझे यहाँ पे लिखना भूल गया है। तो K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ C, देखिए ये वाली टर्म जो है प्रोडक्ट टर्म कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D, ये हम यहीं पे रख रहे हैं, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B यानी मोलर कंसंट्रेशन K1 के साथ इसका मल्टीप्लाई है, और लेफ्ट साइड पे है, इसको हम ट्रांसपोज कर रहे हैं राइट साइड पे, तो जाके ये कंसंट्रेशन ऑफ C और D को क्या हो जाएगी, डिवाइड, तो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। ओके, देन बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, ये जो K1 अपॉन K2 है, यहाँ पे यहाँ 2 नहीं है, यहाँ K2 में बार बार बता रहा हूँ आपको, तो मैं इस K1 अपॉन K2 की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, दिस इंप्लाइज EQ मीन्स इक्विलिब्रियम और K मीन्स कॉन्स्टेंट, तो दिस इंप्लाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं किसकी जगह पे लिख रहा हूँ, इसकी जगह पे लिख रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे बताया भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू K1 अपॉन K2 एंड दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D बाई कंसंट्रेशन, यानी डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, या आप, मैं जनरली कंसंट्रेशन कह रहा हूँ, आप पर्टिकुलरली मोलर कंसंट्रेशन करके कह सकते हो, ठीक है। ओके, वेयर KEQ इज अ न्यू टर्म, तो ये न्यू टर्म क्या है बेटा, KEQ इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसी का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो हमारा टॉपिक था ना, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम तो हमने देख लिया कि एट इक्विलिब्रियम लॉ ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बराबर होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और अब हमें यहाँ पे जो है इंट्रोडक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ हो रही है। तो KEQ इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नाउ फॉर अ मोर जनरल रिएक्शन यू कैन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बेटा अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, मोर जनरल रिएक्शन हम लेते हैं, थोड़ा सा ये हमने सिंपल सा लिया था ऊपर, मोर जनरल रिएक्शन लें तो वहाँ पे हमारे पास जैसे कि रिएक्शन है AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD, गिव्स मीन्स रिवर्सिबल साइन, आप यहाँ पे याद रखेंगे इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी, डबल हेडेड एरो डालना है, वेयर स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c एंड स्मॉल d रिप्रेजेंट्स, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम पीछे पढ़े थे लॉ ऑफ मास एक्शन में, इसी नंबर ऑफ मोल्स को हम कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बेटा। तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स की जगह पे मैं पर्टिकुलर टर्म यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी रिएक्टेंट A अगर है तो कितने मोल्स है, रिएक्टेंट B अगर है तो कितने मोल्स है, अगर प्रोडक्ट टर्म C है कितने मोल है, और प्रोडक्ट D है तो कितने मोल्स है। तो स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c एंड स्मॉल d रिप्रेजेंट क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स A B एंड प्रोडक्ट इज C एंड D रेस्पेक्टिवली। ओके, देन यहाँ से आगे हम जाते हैं, KEQ दैट मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे K1 अपॉन K2 दैट इज इक्वल टू, इस रिएक्शन जो मैंने ये मोर जनरल रिएक्शन ली है बेटा, यहाँ पे AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD, तो इसके लिए आएगा हमारे पास K1 बाई KEQ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू K1 अपॉन K2 एंड दैट इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर C एंड इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू पावर D upon molar concentration of A raised to power A and molar concentration of into molar concentration of B raised to power B, यानी स्मॉल a b c d इनका हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पावर बना रहे हैं। जैसे आपको यहाँ पे बता दूं मैं आपको कि हैंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज दी, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन बेटा दो तरह से हम बना सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ, आप याद रखें ये बात, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ
रेट कॉन्स्टेंट्स भी आएगा और इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन या मोलर कंसंट्रेशन भी आएगा, ये आप याद रखिए। इन टर्म्स ऑफ द रेशियो ऑफ मोलर रेट कॉन्स्टेंट्स और इन टर्म्स ऑफ द रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन डेफिनेशन बनेगी हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो हेंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टू द रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। देखिए जैसे कि हम यहाँ लिख रहे हैं ना, के ई क्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू K1/K2। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डेफिनेशन यहाँ से क्या हो गया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ K1 मींस फॉरवर्ड रिएक्शन का टू द रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। या फिर इसके अलावा हम बताएंगे इट इज आल्सो डिफाइंड एज, और करके आप बताएंगे इट इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद ईच टर्म, और हर एक टर्म चाहे वो रिएक्टेंट टर्म हो या प्रोडक्ट टर्म हो, रेज टू सम पावर इक्वल टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो वही मैंने और करके यहाँ पे डेफिनेशन दिया इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद ईच टर्म रेज्ड टू सम पावर इक्वल टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे जैसे कि देखो यहाँ पे ये इक्वेशन जो है, ये मैं फिर से बता दूं, ये दोनों डेफिनेशन जो है, एक आ गई आपके पास इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट, एक आ गई इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन। तो साथ में हम बता रहे हैं कि जैसे कि इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन हमने बताया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बेटा टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, लेकिन साथ में कह रहे हैं विद ईच टर्म हर एक टर्म के साथ क्या होगी, रेज टू सम पावर इक्वल टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और हर एक टर्म जो है उसके साथ हम पावर रेज किए हुए हैं और जो कि बराबर है उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के। जैसे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, टर्म अगर ए है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल ए था, अगर आपके पास रिएक्टेंट टर्म जो है वो बी थी, इसके साथ आपकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो स्मॉल बी थी। इसी तरह से अगर आपके पास प्रोडक्ट टर्म सी थी और उसके साथ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का स्मॉल सी था, और अगर आपके पास बेटा अनदर प्रोडक्ट टर्म डी थी, उसके साथ आपके पास स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो स्मॉल डी थी। तो इन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को हमने इनकी पावर में यहाँ पे बताया है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे डेफिनेशन जो है वो मुकम्मल हो जाती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। क्लियर है? अब यहाँ पे आपने याद रखना है बेटा कि इक्वेशन 4 हम इसका यहाँ पे नाम देते हैं। दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 4, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ, तो ये हमारी इक्वेशन 4 हो गई। तो दिस इक्वेशन 4 इज नोन एज जनरल मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर है मैं क्या बता रहा हूं आपको? इस इक्वेशन 4 को हम बेटा कहेंगे यहाँ पे, दिस इक्वेशन 4 इज नोन एज द जनरल फॉर्म ऑफ जनरल मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ, यहाँ इज नॉन एज मैंने डैश डैश किया हुआ यहाँ पे, यहाँ आप लिखेंगे जो मैं बता रहा हूँ। इक्वेशन 4 इज नोन एज जनरल मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, एक स्टार पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पे। इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। इट किसके लिए आ रहा है बेटा यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, इसका कोई यूनिट ही नहीं होता है, एंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच रिवर्सिबल रिएक्शन यू कैन से। ओके, नाउ वन थिंग मोर अबाउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच यू पीपल ऑलवेज नीड टू कीप इन माइंड। आपने देखा होगा बेटा कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप बता रहे होंगे सर ने अभी बताया नहीं, तो अभी मैंने कंप्लीट किया ही नहीं है लेक्चर, अभी हमारा लेक्चर चल ही रहा है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कभी हम Kc कहते हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कभी हम Kp पढ़ते हैं, ठीक है? तो वही बात अब लास्टली हम इसकी करेंगे। तो नाउ इट इज फाउंड टू बी customary to use Kc for equilibrium constant। Kc हम यूज करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए कब? When reaction is expressed in terms of concentration। जब रिएक्शन को हम कंसंट्रेशन के, ठीक है, टर्म्स में कंसिडर करते हैं, तो तब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc से रिप्रेजेंट करते हैं, इतना आप याद रखेंगे। एंड Kp से भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड Kp इज आल्सो यूज्ड फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन गैस फेज। जब रिएक्शन कहाँ होगी? जब रिएक्शन गैस फेज में एग्जिस्ट कर रही होगी, गैस फेज में अकर कर रही होगी रिएक्शन, तो तब हम
उसके लिए जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kp से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ गैस फेज में रिएक्शन का अकर होना हम कहते हैं कि गैस के साथ बेटा रिलेटेड उसका प्रेशर होता है, यानी जिसको हम इंडिविजुअल गैस के प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर कहेंगे। ठीक है, अगर कोई मिक्सचर ऑफ गैस है तो जो हमारे पास इंडिविजुअल गैस का मॉलिक्यूल है उसके प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। तो अगर रिएक्शन गैस फेज में है तो वो हम उसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। दैट इज रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन गैस फेज, दैट इज इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, अगर Kp हम यूज करेंगे गैस फेज के लिए जो कि हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, और अगर Kc लिखना है, Kc लिखेंगे तो तब हमारे पास रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन से होगी। फॉर एग्जांपल एक और जनरल रिएक्शन से हम इसको समझते हैं, जैसे कि हमने अभी पीछे ली हुई थी रिएक्शन जनरल A + B गिव्स C + D। गिव्स मतलब रिवर्सिबल साइन, एक डबल हेडेड एरो है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, वो तो आपको पता है हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। तो इस जनरल रिएक्शन के लिए बेटा Kc, अब मैं देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहा हूँ, एक्चुअली मुझे लिखना चाहिए था एक जनरल टर्म थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की Keq, लेकिन मैं Keq की जगह पे क्या यूज़ कर रहा हूँ Kc, और फिर क्या यूज़ करूँगा अभी नेक्स्ट में Kp। तो मैं इस जनरल रिएक्शन के लिए पहले Kc आपको बता रहा हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज़ करके। तो हम लिखेंगे Kc, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हियर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब मोलर कंसंट्रेशन होता है, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B, दैट इज इक्वल टू बेटा देखो, या तो अगर मैंने यहाँ पे इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ इसको, लेकिन चूंकि मैं यहाँ के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के साथ C करके बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये C कैपिटल जो है ये कंसंट्रेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट के बजाय मैंने लिखा ना यहाँ पे कि दिस इज इक्वल टू दिस वन, या आप ऐसे बता दीजिए या फिर जो मैं ये नोटेशन बता रहा हूँ ऐसे। तो मैं इस स्क्वायर ब्रैकेट के बजाय यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे टर्म कैपिटल C यूज़ कर रहा हूँ, जिसका मतलब है कंसंट्रेशन या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ टर्म C इंटू कंसंट्रेशन या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ टर्म D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। क्लियर है, जैसे यहाँ पर C और D का कंसंट्रेशन अपॉन A और B का कंसंट्रेशन, तो इस तरह से आप बोल सकते हो बेटा। ठीक है, एंड बेटा जब आप बताओगे इसका सर Kp करके बताइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इस रिएक्शन के लिए, तो हम लिखेंगे Kp इज इक्वल टू, देखो आप रिएक्टेंट, आपको रिएक्शन पहले जहन में रहनी चाहिए ना, A + B गिव्स क्या था आपके पास C + D। ठीक है, C + D। तो यहाँ आप बताएंगे आप कि Kp इज इक्वल टू हमारे पास रेशो ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जैसे कि आपको मालूम है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सर गैस फेज में रिएक्शन है अभी, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सपोज करें अगर रिएक्शन गैस फेज में होगी तो हम लिखेंगे Kp करके। ठीक है, Kp मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, तो Kp इज इक्वल टू P, दैट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ टर्म C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B, यानी कुल मिला के पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स का रेशो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स टू द रेशो ऑफ दी, आप बताओगे पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स और पार्शियल रेशो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स आपस में यहाँ पे इस तरह से हमें रेशो में मिलेंगे। तो इसी को हम लिख सकते हैं, अगेन मैं बता रहा हूँ, Kp इक्वल्स टू Pc इंटू Pd अपॉन Pa इंटू Pb, वेयर दिस Pa, Pb, Pc एंड Pd ये क्या चीज़ है बेटा, मैंने बता भी दिया, लेकिन फाइनली हम यहाँ पे इसको लिखते भी है। इट रिप्रेजेंट्स पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, हमारे रिएक्टेंट्स रिएक्शन में A और B थे, तो ये Pa और Pb जो हम यहाँ पे जनरल बता रहे हैं, तो Pa और Pb, A और B रिएक्टेंट्स का पार्शियल प्रेशर रिप्रेजेंट करता है, और इसी तरह से वो प्रोडक्ट्स की C और D का भी पार्शियल प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। जैसे मैं एक बार जनरली बताऊँ, Pa, Pb, Pc and Pd represents partial pressures of the reactants AB and products C and D respectively। तो आई होप कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया हो बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया हो, और गारंटी देता हूँ कि अगर आप पूरा लेक्चर कंसंट्रेशन से देखेंगे बेटा, बार बार ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कंसंट्रेशन मेंटेन करना लेक्चर को सुनने के दौरान, और पेन कॉपी ना भूलना लेक्चर को मतलब सुनने के दौरान में, तो डेफिनेटली गारंटी देता हूँ आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया।
आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।